और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं, जहां भूचाल आने जैसा सीन बन रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच एक गुप्त बैठक हुई है। सामना के मुताबिक 22 फरवरी को सुबह 4 बजे हुई बैठक में एकनाथ शिंदे ने सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। इस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी पार्टी की विलय बीजेपी में कर लीजिए। सामना के मुताबिक ये बैठक पुणे के कोरेगांव में वेस्टर्न होटल में हुई थी। सामना का कहना है कि बैठक के बाद एकनाथ शिंदे काफी निराश दिख रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से पहले भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें गाहे बगाहे सामने आती रही हैं और अब सामना में जो शिवसेना उद्धव गुट का मुखपत्र है सामना, उसमें ये पोस्ट छपा है, ये लेख छपा है, जिसमें इस गुप्त मुलाकात का जिक्र किया गया है कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई 22 फरवरी को सुबह 4 बजे। सामना में बाकायदा अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच क्या बातचीत हुई है वो डायलॉग वाइज छापा गया है। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि अमित शाह को लेकर क्या लिखा गया है और एकनाथ शिंदे को लेकर। तो क्या बात है शिंदे जी, सुबह के 4 बज रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? ये अमित शाह ने कहा था सामना के मुताबिक, जिस पर एकनाथ शिंदे का जवाब, आपको सब पता है यहां क्या हो रहा है। फिर अमित शाह पूछते हैं क्या हो रहा है। एकनाथ शिंदे का जवाब, मेरी और मेरे लोगों की घेराबंदी की जा रही है, मुझे खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपने वादा किया था कि मैं ही सीएम रहूंगा। तो अमित शाह कहते हैं कि हमारे 125 विधायक चुने गए, तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? जिस पर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अमित शाह कहते हैं नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आप क्या चाहते हैं? एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री पद। अमित शाह कहते हैं अभी ऐसा नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का ही रहेगा। अगर आपको सीएम बनना है तो बीजेपी में विलय करिए। बाहर का आदमी अब महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनेगा। तो शिंदे कहते हैं कि फिर मेरी पार्टी का क्या होगा? अमित शाह कहते हैं कि वो हमें सौंप दीजिए, पार्टी हमने ही बनाई थी, आप चिंता मत करें। तो यानी कि सीधा सा जवाब दे दिया अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू कर ले, उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। और हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, संवाद पूरा छाप दिया है यहां पर सामना में, जो शिवसेना उद्धव गुट का मुखपत्र है। क्या इनपुट है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं और क्या महाराष्ट्र की सियासत के लिए ये किस तरह का संकेत है? अपर्णा, इससे सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके बीच में अगर ऐसी कोई गुप्त मुलाकात भी होती है तो क्या इस प्रकार का वार्तालाप बाहर लीक होगा? और बाहर लीक किसे हो रहा है? सामना अखबार में, संजय राउत के पास में? तो ये कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। अभी तक हमारे पास में ये आधिकारिक जानकारी नहीं है कि ये मुलाकात हुई थी तो किस मुलाकात संदर्भ में हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि अगर ऐसी मुलाकातें होती हैं तो वो एक बंद कमरे में 2 बड़े नेताओं के बीच होती हैं। चुनाव के पहले दिल्ली में कई बार मुलाकातें बड़े नेताओं की हुई, लेकिन निकल कर कुछ बाहर नहीं आया। तो ये सीक्रेसी हमेशा मेंटेन रही है बड़े नेताओं की मुलाकात की। अब समझना ये होगा कि जो ये सामना में संपादकीय में ये पूरा वार्तालाप लिखा गया है, इसका फ़ायदा किसे होने वाला है? देखिए, ये किस लिए लिखा गया है? शिवसेना उद्धव गुट को पता है कि अब सत्ता से तो वो बहुत दूर है। 20 सीटें चुनकर आई हैं, 20 में से 10 विधायक उसके सिर्फ मुंबई के हैं, बाकी पूरे महाराष्ट्र से 10 विधायक हैं, यानी पार्टी बुरी तरह से हारी है। अब सवाल ये है कि पार्टी को पहले खड़ा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले पार्टी को खड़ा करने के लिए अपने शिंदे, एकनाथ शिंदे को, जो उनके विरोधी हैं, जिन्होंने पार्टी तोड़ी है, सबसे पहले उनको कमज़ोर किया जाए। तो उनको कमज़ोर करने का तरीका क्या है? क्या उनको कमज़ोर करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है? यानी कि कहीं न कहीं भ्रम पैदा करना कि अब एकनाथ शिंदे की कुछ चलने वाली नहीं है, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाकर पछता रहे हैं, एकनाथ शिंदे का भविष्य अच्छा नहीं है, यानी उनके साथ जाने वालों का भी भविष्य अच्छा नहीं है। तो क्या कहीं न कहीं सामना अखबार के जरिए ये एक दांव खेला गया है? कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन कुल मिलाकर हमारी बीजेपी और शिवसेना के नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि चूंकि ये 2 बड़े नेताओं के बीच का मामला है, उन्हें भी जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई बातचीत है। संजय राउत बेहतर बता सकते हैं कि क्या वो उस कमरे में मौजूद थे। 12 बजे के बाद शिवसेना के नेता कैमरे पर आकर अपना बयान भी देंगे,
ये हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए कि शिवसेना उद्धव गुट कहीं ना कहीं एक दांव खेल रहा है कि शिंदे गुट कमजोर पड़े। शिंदे गुट कमजोर होगा तो ही शिवसैनिक और शिवसेना के वोटर एक बार फिर उद्धव ठाकरे की तरफ आएंगे। और जो आगामी महानगर पालिका चुनाव होने हैं, मुंबई में होने हैं, थाने में होने हैं, राज्य के अलग अलग महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, वहां पर अगर शिवसेना को फिर से अपनी बुनियाद खड़ी करनी है तो उसे शिवसैनिकों का, शिवसेना के नेताओं का, शिवसेना के कैडर का और शिवसेना के वोटरों का साथ चाहिए होगा। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये एकनाथ शिंदे के साथ है। इसलिए एकनाथ शिंदे जब कमजोर होंगे अंदर ना की जाए, यानी कि सीधे तौर पर संवाद इसलिए छापा गया है ताकि शिंदे गुट के अंदर हलचल पैदा की जाए। और आपने साफ कर दिया कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ही पूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी समझनी होगी मृत्युंजय कि एकनाथ शिंदे भी समझते हैं कि वो बार्गेनिंग वाली पोजीशन में नहीं है इस समय, भले ही महत्वाकांक्षा कितनी हो उनके अंदर। देखिए कहीं ना कहीं ये तो जब चुनाव के परिणाम आए थे तभी एकनाथ शिंदे समझ गए थे कि जिस प्रकार का मैंडेट बीजेपी को मिला है, 144 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के पास खुद 125 के करीब विधायक हैं और छोटे दलों के जो विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो बहुमत से सिर्फ 9 सीटें ही कम थे खुद के दम पर। तो ऐसे पर एकनाथ शिंदे ये तो समझ चुके हैं कि सीएम वो नहीं बनने वाले हैं। लेकिन जो उनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी सहभागिता पूरी होगी, इस महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना और उनके नेताओं की सहभागिता होगी, सम्मानपूर्वक पद दिए जाएंगे, सम्मानपूर्वक मंत्री पद दिए जाएंगे, क्या उससे एकनाथ शिंदे खुश नहीं है? ये सवाल खड़ा होता है। पालक मंत्री को लेकर जो गार्डियन मिनिस्टर बनाए जाने थे रायगढ़ का, नासिक का, उसको लेकर महाराष्ट्र में जरूर विवाद हुआ है। एक बार नाम डिक्लेयर किया गया, नाम वापस लिया गया, एकनाथ शिंदे नाराज नजर आए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लोगों का नाम नहीं है गार्डियन मिनिस्टर में, तो वो चाहते थे कि वो नाराजगी दूर की जाए। इसके अलावा साथ ही साथ अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो पिछले दिनों कुछ मंत्रियों की सुरक्षा, कुछ नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई। जो पिछले टर्म में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उन नेताओं को, शिवसेना के नेताओं को सुरक्षा प्रदान थी, लेकिन इस सरकार में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। तो ये कुछ घटनाक्रम हुए हैं। साथ ही साथ कुछ नेताओं के पीए जो है वो खुद नहीं तय कर पा रहे हैं, नेता मंत्री खुद नहीं तय कर पा रहे कि ये हमारा पीए होगा, इसको लेकर भी नाराजगी है। तो इसी विषय नाराजगी तो है, तभी गाहे बगाहे इस तरह की खबरें सामने आती है, लेकिन नाराजगी कितनी गहरी है वो देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका। बात करते हैं हरियाणा के, जहां एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव एक महिला का है जिसका नाम हिमानी नरवाल बताया जा रहा है। हिमानी रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रही थी। हिमानी का शव रोहतक के सापला के पास शनिवार को सूटकेस में बंद मिला था। तो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का मर्डर किसने किया, अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हरियाणा में कांग्रेस की सक्रिय महिला कार्यकर्ता रही हिमानी नरवाल का शव एक सूटकेस में, जो आप देख रहे हैं जिस जगह को, वहां पर मिला। और पुलिस के मुताबिक सांपला बाईपास नेशनल हाईवे नंबर 9 पर बस स्टैंड के साथ लगती दीवार के पास काले रंग के नए सूटकेस में यह शव मिला। पुलिस ने एफएसएल एक्सपर्ट के साथ जांच की। लड़की के गले में चुन्नी बंधी हुई मिली। एफएसएल टीम को लड़की की नाक से खून बहता मिला। इसके अलावा सूटकेस से कुछ कपड़े भी मिले हैं। दिल्ली के नजदीक रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास शनिवार दोपहर एक सूटकेस के अंदर कांग्रेसी महिला नेता की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सूटकेस के अंदर इस महिला नेता की लाश मिली थी। दोपहर करीब 11 से 12 बजे के बीच में जो एक कबाड़ी वाला है वो यहां से गुजर रहा था। ठीक इसी जगह पर जब उसने एक नीले रंग को सूटकेस को देखा तो सूटकेस को उठाने के लिए रुक गया, लेकिन जैसे ही सूटकेस खुला सन रह गया, क्योंकि अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। महिला के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, गले में चुन्नी बंधी हुई थी। तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। घटनास्थल पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसके बाद मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस महिला की पहचान हिमानी नरवाल, जो कि दिल्ली की रहने वाली है, उसके तौर पर हुई है। कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी कई तस्वीरें उसकी सामने आई, कई तस्वीरें कई कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सामने आई। तो आखिरकार किसने जो हत्या करके लाश को यहां पे सूटकेस के अंदर फेंका, कौन लोग थे? पुलिस पूरी साजिश को बेनकाब करने में जुट गई है। शुरुआती जांच में यह बात भी पुलिस को पता चली है कि एक दिन पहले जो मृतका है वो दिल्ली गई थी शादी के एक समारोह में शामिल होने के लिए। उसके हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी। तो क्या दिल्ली से वापस लौटते वक्त साजिशन उसकी हत्या कर यहां पर बॉडी फेंकी गई, या फिर रोहतक में हत्या की गई? कौन लोग है वो हत्यारे, इसके पीछे का क्या मकसद है? पुलिस उसकी जांच में जुट। क्या देखा क्या था आपने कल? हम कल रेडी तो अपनी बंदी थी, पर कल हम खरखौदा से वापस हो रहे थे
सांपला के लिए, तो तब हमको यहाँ भीड़ देखी थी। तो भीड़ देख के हम भी चले आए, मैंने कि भाई देखें क्या नजारा क्या हो क्या नहीं है। तो यहाँ पर एक नीले रंग का सूटकेस था, उसमें डेड बॉडी एक लड़की की, उसमें हमने खूब नजारा देखा था उनका। पुलिस भी यहाँ मौके पर आ चुकी थी उस टाइम पर उसने हमको ज्यादा नहीं रुकने नहीं दिया पुलिस वालों ने कि भाई पीछे हटो पीछे हटो। रोहतक से हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। वरुण, जिस तरह की ये खबर सामने आई, जिस हालत में हिमानी का शव मिला है, उससे कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। विपक्ष को तो मौका मिल गया लॉ एंड ऑर्डर पर हमला बोलने का, लेकिन पुलिस प्राइमा फेसी क्या कह रही है? देखिए, फिलहाल जो पीजीआई रोहतक है उसमें मृतका का जो पोस्टमार्टम है वो अभी कुछ देर बाद कराया जाएगा, जिससे एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ यानी कि हत्या किस तरीके से की गई थी वो साफ होएगा। गले में चुन्नी बंधी हुई थी। शुरुआत में ये आशंका है कि गला घोटकर हत्या की गई है। परिवार दिल्ली में रहता है, परिवार के संपर्क में पुलिस है, जो कि कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच जाएगा, फिर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम है, जो शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वो दिल्ली गई थी एक फंक्शन को अटेंड करने में, तो इस हत्याकांड के तार कहां से जुड़े हुए हैं? क्या दिल्ली से इसका कनेक्शन है या इस हत्याकांड का कनेक्शन रोहतक से है? ऐसे ये कई सवाल है। किन लोगों के संपर्क में थी, आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी, कब दिल्ली से रोहतक के लिए निकली थी? इन पूरे घटनाक्रम को पुलिस कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो कॉल डिटेल्स है, कॉल लोकेशन है मृतका की, उसकी पड़ताल कर रही है। मैं आपको एक बार उस जगह को दिखा दूं जहां पर ये बैग मिला था। बेहद चलती फिरती सड़क है, हाईवे है, रोहतक पे ये हाईवे है, उसके साथ ही सुनसान सा ये इलाका है जहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां है। देखिए, इसी का जो फायदा है वो हत्यारों ने उठाया और सुनसान जगह पर उस बैग को यहां पर फेंक दिया। लेकिन अब इस हत्या के पीछे कौन लोग शामिल है, क्या पूरा सीक्वेंस है, उसकी पुलिस पड़ताल में जुड़ गई है। कई अलग अलग टीमें बनाई गई है। जो मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि कुछ सुराग जरूर मिले हैं, कि एक सही दिशा में अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन परिवार से बयान दर्ज करने के बाद, पूछताछ के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो जल्दी पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी। लेकिन सनसनी फैली हुई है क्योंकि एक कांग्रेस की बड़ी कार्यकर्ता है, कई बड़े जो इवेंट्स है कांग्रेस के उसमें हमेशा से शामिल रही है। राहुल गांधी से लेकर कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ तस्वीरें आई है। तो हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए पुलिस फूक कर कदम रख रही है और अलग अलग टीमें मामले की जांच कर रही है। जी